हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। हम आज पहुंच चुके हैं डे 4 पे और डे 4 में हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो सेकंड पार्ट हमारा बचा था। मेटल्स की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू मेटलर्जी, मेटल का दूसरा पार्ट। मेटलर्जी पे हम आएंगे। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहां से? देखो, जितने भी मेटल्स हमें मिलते हैं वो हमें मिलते हैं सारे अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, हम जमीन को खोदने हैं और वहां से हमें कुछ भी, जो भी सबसे पहली चीज मिलती है दैट इज नोन एज मिनरल। ठीक है, जो भी चीज वट एवर वी आर गेटिंग फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल। ठीक है, लेकिन इस मिनरल से प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट होने वाला मेटल जो होता है, मतलब किसी भी मिनरल से आप मेटल निकाल सकते हो, लेकिन मेटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस पर टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है। तो जिससे आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो मेटल को, दैट आर नोन एज ओर्स। ठीक है, और जितनी भी मतलब जितनी भी गंदगी निकलती है, सॉरी शक्तिमान, जितनी भी गंदगी निकलती है वो क्या कहलाती है? गैंग कहलाती है। ठीक है, गंगू भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। ठीक है, तो जितना भी गंदगी निकलती है, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जितनी भी चीजें अदर देन मेटल या मेटल का जो सोर्स है उसके अलावा जितनी भी चीज निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? गैंगू बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो होता है ना बेटा, कुछ कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। वो किन कैटेगरीज पे डिपेंड करता है? देखो, सबसे पहले हमको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए हमें सबसे पहले तो एक ओर सिलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, वो ओर कोई सी भी हो सकती है। अब वो ओर सिलेक्ट हमने करी, ओर सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले उसको एनरिच किया जाता है। एनरिच बोले तो उसके अंदर से जो सॉलिड इंप्योरिटीज होती है ना, फिजिकल इंप्योरिटीज, उनको निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कई सारे तरह के फॉसिल्स होंगे, जानवरों के फॉसिल्स होंगे, या कुछ एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, अलग अलग चीजें, तो उसको एनरिचमेंट ऑफ ओर बोला जाता है। मतलब उसके अंदर से सारी गंदगी को निकाला जाता है। बेसिकली गैंग को निकाला जाता है। किसको निकाला जाता है? गैंग को निकाला जाता है। इस गैंग को रिमूव करने के बाद उसको तीन तरह से कैटेगराइज किया जाता है। किस किस कैटेगरी में डाला जाता है? सबसे पहले तो आते हैं हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल, कल हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या पढ़ा था? जो पूरी कविता ने कल महंगे आलू जान पूछकर फेंकने पर भी हर्ष कुमार होगा एग्रेसिव। और वही रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं सबसे पहले उनको देखा जाता है। उसके बाद हमें मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल मिलते हैं, उसके बाद हमें लीस्ट रिएक्टिव मेटल मिलते हैं। मतलब इसकी कैटेगरी बनाई जाती है कि वो ओर जो है वो किसकी है, वो हाईली रिएक्टिव मेटल की है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल की है, कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल की है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है? अगर वो हाईली रिएक्टिव मेटल की है तो उसमें उस तरह का प्रोसेस, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल की है तो उसमें उस तरह का प्रोसेस, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल है तो उसमें उस तरह का प्रोसेस यूज किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है। ठीक है, एनरिचमेंट ऑफ ओर के अंदर सबसे जो पहला प्रोसेस, मतलब अलग अलग प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ओर, कि किस तरह की ओर है उसके हिसाब से हम अलग अलग प्रोसेस करते हैं। सबसे पहला आता है हाइड्रोलिक वॉश। हाइड्रोलिक वॉश मतलब क्या होता है कि गर्म पानी के अंदर तेल वेल डाल करके और उसको क्या किया जाता है? वॉश किया जाता है, जिससे क्या होती है कि पूरी जो भी इंप्योरिटीज होती है वो निकल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ओर जो है, ओर के अंदर जो मेटल है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है? मैग्नेटिक सेपरेशन यूज किया जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे? एक रोलर होता है, ये ऊपर एक क्रम से ओर के लिए रखा रहता है। ये क्रशर होता है बेसिकली, उसको छोटे 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 बड़े बड़े पत्थर के ओर आते हैं, बड़ी बड़ी ओर्स आती है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्रशिंग करके उसको एक कन्वेयर बेल्ट पे भेज देता है। कन्वेयर बेल्ट के बाद ये जो होता है मैग्नेटिक रोलर होता है। ये मैग्नेटिक रोलर क्या करता है? मैग्नेटिक इंप्योरिटीज को अट्रैक्ट करके रखता है और नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज को फेंक देता है। मतलब जो भी हमें मैग्नेटिक सब्सटेंस चाहिए, वो भले हो सकता है कि हमारी ओर मैग्नेटिक हो तो हम उस ओर को सेपरेट कर देंगे, तो जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो इधर की तरफ चला जाएगा और जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो इस वाले पार्ट में चला जाएगा, और ये कन्वेयर बेल्ट घूमती रहती है, वहां से ओर आती रहती है। तीसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस मतलब एक बड़ा सा कंटेनर लिया जाता है, उस कंटेनर के अंदर क्या करते हैं हम, जो ओर होती है उसको डालते हैं, उसके अंदर ऑयल डालते हैं या सोप सॉल्यूशन डालते हैं। उसको डालने के बाद उसके अंदर एयर ब्लो की जाती है, ये एयर ब्लोअर होते हैं, एयर ब्लो की जाती है तो बुलबुले बनते हैं।
और वो जो बबल्स बनते हैं उससे सारी जो क्या नाम से हमारी कंसंट्रेटेड ओर होती है उसको निकाल लिया जाता है, हैवी पार्टिकल जो होते हैं नीचे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाता है, ओर को एनरिचमेंट किया जाता है, तो जितनी भी गंदगी होती है वो सब निकाली जाती है, फिजिकल इंप्योरिटीज। ठीक है, अब बात आती है केमिकल इंप्योरिटीज की। तो केमिकल इंप्योरिटीज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम कैल्शियम है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। इन हाईली रिएक्टिव मेटल के अंदर देखो क्या होता है कि ये मतलब देखो मेटल जो होता है ना हमें 3 स्टेट में मिलता है। ठीक है, वो तीनों स्टेट डिपेंड करती है, 2 स्टेट में मिलता है। ठीक है, और 2 स्टेट भी डिपेंड करती है वो किस तरह की रिएक्टिविटी है। ठीक है, कोई भी मेटल जो होगा हमें मिलेगा या तो क्या नाम से कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, या फिर हमें फ्री स्टेट में मिलेगा। ठीक है, अगर वो कंबाइंड स्टेट में है तो इसका मतलब वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, या फिर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, किसी और दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके बैठा हुआ है। लेकिन फ्री स्टेट में नोबल मेटल, जैसे मैंने बताया गोल्ड, ठीक है, क्या हो गया, गोल्ड, गोल्ड जो है वो फ्री स्टेट में मिलता है। अलास्का गोल्ड रश, डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा ना, अलास्का गोल्ड रश, उस गोल्ड रश में क्या होता है, वो बड़ी बड़ी मशीन्स लगा के गोल्ड निकालते हैं। तो अफ्रीका के अंदर गोल्ड जो है वो नदियों के थ्रू निकाला जाता है, छान करके, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कई सारे वीडियोस इस पे मिल जाएंगे तुम्हें। तो क्या होता है कि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री स्टेट में होते हैं, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। तो कंबाइंड स्टेट के जो मेटल्स होते हैं वो हमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब देखो ये हाईली रिएक्टिव मेटल जो है ना, ये हाईली रिएक्टिव मेटल या तो ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे या किसी दूसरे मतलब एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट करके कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन इनको क्या किया जाता है, इनको सिर्फ एक्सट्रैक्ट करने का एक ही तरीका है कि इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मतलब हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन पढ़ा था कि एक बड़ा सा कंटेनर लगा करके उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन डाल करके एक इलेक्ट्रोड और दूसरी इलेक्ट्रोड लगा करके उस मेटल को क्या किया जाता है, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल की तरफ एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है, इससे हमें क्या होता है, सीधी सी बात है, प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल का कोई लोड नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज आती है लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, हाँ बीच में मैंने एक चीज अभी रोक दी है, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज आती है लीस्ट रिएक्टिव मेटल। अब लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, वही बात है कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल भी 2 तरह के फॉर्म में मिलेंगे हमको, एक तो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे और एक फ्री फॉर्म में मिलेंगे। मैंने लिख रखा है Ag, Au और Pt, मतलब सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये तीनों फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली ये क्या होते हैं कि फ्री स्टेट में मिलते हैं। ये थोड़ा सा दल बदलू है, ये कभी कभी कंबाइंड स्टेट में होता है। कौन सी फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में। ठीक है, सल्फाइड की ओर की फॉर्म में होता है। सल्फाइड की ओर को क्या किया जाता है, रोस्ट किया जाता है। रोस्टिंग बेसिकली क्या है कि इसको हीट किया जाता है इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, ये रोस्टिंग होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि इससे, इस रोस्टिंग से हमें क्या मिलता है, मेटल का ऑक्साइड मिल जाता है। जो भी मेटल होगा ना उसका ऑक्साइड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां जो देखने को हमको मिलेंगे वो है कॉपर। ठीक है, यहां जो हमें देखने को मिलेंगे वो है क्या, कॉपर, मरकरी। ये 2 मेटल जो होते हैं ना, ये कॉपर और मरकरी, ये सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। इनको रोस्ट करेंगे, इनका ऑक्साइड मिल जाएगा, ऑक्साइड का रिडक्शन कर देंगे तो हमें मेटल मिल जाएगा। उस मेटल को फिर हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं तो हमें मेटल मिल जाता है। तो इस रोस्टिंग से क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, उस मेटल के ऑक्साइड को रिडक्शन कर देंगे तो मेटल मिल जाएगा, उस मेटल को फिर प्यूरिफाई कर देंगे तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। इस प्यूरिफिकेशन में भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। कौन सी रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोले तो जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया अभी पहले हाईली रिएक्टिव मेटल में, वो है। सबसे ज्यादा झंझट जो होती है ना बेटा, वो मिडिल क्लास लोगों के साथ होती है मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के साथ होती है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के साथ कैसे होती है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो 2 कैटेगरी में मिलते हैं, या तो वो कार्बोनेट की ओर में होंगे या फिर वो सल्फाइड की ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अब कार्बोनेट का अलग लफड़ा, कार्बोनेट कहता है कि मैं तो रोस्टिंग से मानूंगा नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, कैल्सिनेशन चाहिए। कैल्सिनेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब ये एक तरह से पापड़ को सेकना और पापड़ को तलना, उस तरह की कहानी हो गई। जब आप किसी भी मेटल के ऑक्साइड को हीट करते हो इन लिमिटेड सप्लाई,
इन लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर आप कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और रोस्टिंग क्या है कि आप उसको हीट कर रहे हो लेकिन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में कर रहे हो। ठीक है, ये डायरेक्ट हीटिंग नहीं होती है, ये डायरेक्ट हीटिंग होती है। तो जब आप उसको एक्सेस अमाउंट, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में कर रहे हो तो अल्टीमेटली कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से, क्योंकि ये कार्बोनेट की ओर है और वो सल्फाइड की ओर है, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, अब इस मेटल के ऑक्साइड के मिलने के बाद, ठीक है, इस मेटल के ऑक्साइड के मिलने के बाद इसके अंदर क्या किया जाता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट को डाल दिया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट जनरली क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन को डाल दिया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे ही डाला तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। और उस मेटल को हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से प्यूरिफाई कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, अगर तुमने याद हो तो एक रिएक्शन पढ़ी होगी जिसे हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, ये थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, ये थर्माइट रिएक्शन यही होती है कि अगर तुम पूरी रिएक्टिविटी सीरीज देखो तो कविता ने कल महंगे आलू जानबूझकर फेंकने, ठीक है, तो आलू और फेंकने पे फोकस करना। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, उन रेलवे ट्रैक्स को कनेक्ट करने के लिए आयरन का ऑक्साइड लिया जाता है और उसके ऊपर एल्यूमिनियम के पाउडर को डाल दिया जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम को, और उसको हीट किया जाता है। तो क्या करता है, वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है और जो आयरन के ट्रैक्स होते हैं ना, उसमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो हमारी आयरन होती है वो उसके अंदर बीच में हो जाती है। तो जो दो क्रैक्स होते हैं रेलवे के, रेलवे ट्रैक्स के, उनको ज्वाइन करने के लिए थर्माइट रिएक्शन यूज की जाती है। तो ये भी क्या है, आयरन का ऑक्साइड मिला, आयरन के ऑक्साइड से हमने क्या निकाल लिया, आयरन निकाल लिया। तो दिस इज व्हाट थर्माइट रिएक्शन कॉल्ड। और ये थर्माइट रिएक्शन पे क्वेश्चन आएगा, इसको पढ़ के जाना। एनसीईआरटी में वो जो एक पैराग्राफ है लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ जो पेज है ना, उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ है, एक आदमी लेकर के बैठा होगा, रेलवे ट्रैक का डायग्राम बना होगा, उसको याद रखना। ठीक है, सो वो थर्माइट रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है और थर्माइट रिएक्शन से आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट भी कर पाओगे। ठीक है, सो इस तरह से क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की कहानी तो यहां खत्म होती है। ठीक है, लेकिन एक नई कहानी चालू होती है जो हर मेटल के साथ समस्या है। वो मेटल की समस्या क्या है, वो मेटल का समस्या है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। उस ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल को हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, दैट इज नोन एज कोरोजन। सो कोरोजन इज व्हाट, कोरोजन इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। किसी भी तरह से मेटल की स्ट्रेंथ और मेटल की इकोनॉमिक वैल्यू पे फर्का पड़ जाएगा। ठीक है, उससे क्या होता है कि फर्का पड़ जाएगा और वो मेटल का ऑक्साइड बना लेगा। जैसे तुम देखो, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन अगर तुम अभी खरीद के लेके आओगे तो 60-70-80 रुपए किलो आएगा, लेकिन अगर उसको तुम 2 साल रखोगे तो बिल्कुल कचरा वचरा सा हो जाएगा, टूट जाएगा, उसमें से थोड़े थोड़े तार निकलने लग जाएंगे या उसमें से फ्लेक्स टाइप के निकलने लग जाएंगे और उसके बाद उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी खत्म हो जाएगी और उसकी स्ट्रेंथ भी खत्म हो जाएगी। तो यही किसी भी मेटल के साथ है। ठीक है, तो अब मेटल के साथ आप उस कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, उसमें ऑयलिंग, पेंटिंग और ग्रीसिंग। घर में दरवाजे लगे रहते हैं, ठीक है, आजकल तो खैर स्टेनलेस स्टील का जमाना आ गया, दरवाजे रेलिंग वगैरह स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, अलॉय मेकिंग मैंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो आजकल तो स्टेनलेस स्टील का जमाना आ गया, बट फिर भी हम क्या करते हैं, जो मतलब मेटल होते हैं उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, टिम्प्लेटिंग, या फिर उसके अलॉय की फॉर्मेशन करते हैं। अब अलॉयज होते क्या हैं, अलॉयज बेसिकली, अलॉयज इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। ठीक है, जो कि उसकी क्वालिटी को क्या कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन स्ट्रेंथ है, ठीक है, लेकिन उसका क्या किया जाता है, अगर आयरन के अंदर, अगर आयरन के अंदर कार्बन डाल दिया जाए तो वो क्या बना लेता है, स्टील बना लेता है। स्टील की क्या होती है, मजबूती और बढ़ जाती है, थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि कार्बन नेचर में कैसा है, उसको स्ट्रेंथ भी दे देगा और उसके वजन को कम कर देगा, इसलिए वो क्या हो जाता है, आयरन प्लस कार्बन इज इक्वल्स टू स्टील। लेकिन अगर उस आयरन के अंदर क्रोमियम और निकल डाल दिया जाए तो दैट इज नोन एज स्टेनलेस स्टील। जिस थाली में तुम खाना खाते हो, क्या कभी तुमने उसमें जंग लगते हुए देखा है क्या, वो किस वजह से, ये क्रोमियम और निकल क्या करते हैं, उसके अंदर चमक बनाए रखते हैं, सालों साल तक चमक बनाए रखते हैं और उसके साथ साथ उसमें जंग नहीं लगने देते। ठीक है, जो हम स्टील के यूज करते हैं, स्टील के पाइप्स वगैरह आते हैं, स्टील के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं। ठीक है, वो स्टील के जो घर में रेलिंग वगैरह लगती है वो 2 तरह की लगती है, एक तो होती है स्टेनलेस स्टील की और एक होती है सिंपल स्टील की। तो सिंपल स्टील तो थोड़े टाइम बाद
खराब होने लग जाता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील है जो सालों साल तक चलता है। ठीक है, घर में जो थालियां रखी हैं, घर में जो बर्तन रखे हुए स्टेनलेस स्टील के, वो कितने सालों से चले हुए आ रहे हैं। तो दैट इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अलॉयज। ठीक है, उसके अलावा तुम देखो ब्रोंज और ब्रास। ठीक है, पुराने जमाने में ब्रास के और ब्रोंज के जो है वो सिक्के बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे। तो ये सब क्या है, कॉपर के साथ जिंक डाल दिया या कॉपर के साथ टिन डाल दिया तो हमें अलग अलग चीजें मिल गई। सोल्डर, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोल्डर के कंपोनेंट क्या है, लीड प्लस टिन। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं कि अलॉयज की फॉर्मेशन होती है। अब अलॉय क्या करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसकी लाइफ बढ़ा देते हैं और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ा देते हैं, और भी दूसरी प्रॉपर्टीज जो होती है वो ऐड कर देते हैं। अलॉयज की फॉर्मेशन से तुमने देखा होगा कि जो वायर्स आते हैं कई सारे जिनके पास रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वो भी सब क्या है, अलॉय की फॉर्मेशन से होता है। तो अलॉयज बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज देख करके, मेटल की प्रॉपर्टीज देख करके बनाए जाते हैं, जिससे उनकी कॉम्बिनेशन से एक हमें अलग टाइप का मटेरियल मिले जो हमारे लिए बहुत यूजफुल हो। ठीक है, तो इस तरह से अलॉय की फॉर्मेशन होती है। सो यहां पे तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 होता है फिनिश। ठीक है, गेट रेडी फॉर द चैप्टर नंबर 4 जो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, सो मिलते हैं तुमसे कल नए चैप्टर के साथ और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, फोड़ देंगे फोड़ देंगे। ठीक है, बाय बाय।